सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। हमने प्रीवियसली देखा था कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, कोलिनर्जिक एक्शंस के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है तो ये आपको क्वाइट ईजी लगेगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ब्रॉड है तो उसमें टाइम लगेगा, पर ओवरऑल एक्शन क्या है, कोलिनर्जिक के एक्शन को ही ये एंटागोनाइज करेगा, ओपोज करेगा, ठीक है। अगर वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया तो ये तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की। तो नेचुरल एल्कलॉइड्स, ठीक है। नेचुरल एल्कलॉइड्स में अगर हम बात करें तो एट्रोपिन आ जाता है, एंड सेकेंड आपकी जो ड्रग आ जाती है वो है हार्सिन। इसे आप स्कोपोलामीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में स्कोपोलामीन में पूछ ले तो वो हार्सिन ही है, ठीक है। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर एट्रोपिन की बात करें तो ये किससे मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना प्लांट है उससे हमें ये मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। एट्रोपिन जो है सिस्टेमिकली अगर इसके एक्शन को हम देखें, ड्यूरेशन को हम देखें तो सिस्टेमिकली ये 4 आवर्स तक रहता है, ठीक है। पर अगर आइस की बात करें, कंजक्टाइवा की बात करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई बोल दे रही हूँ, मेन यहाँ पे कंजक्टाइवा, ठीक है। तो वहां पे ये ऑलमोस्ट 2 डेज तक इसकी रिटेंशन है। तो इसीलिए इस वजह से एट्रोपिन को हम आई ड्रॉप्स में काफी यूज करते हैं, ठीक है, एज अ माइड्रेटिक। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर आई की बात आ ही गई है तो हम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देखेंगे आई में क्या है, ठीक है। तो और एक बात है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम ओवरऑल कोलिनर्जिक सिस्टम को क्या बोल रहे थे, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो कोलिनर्जिक क्या हुआ, पैरासिम्पैथो मिमेटिक, वो मिमिक कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को, और ये कोलिनर्जिक की एक्शन को तोड़ रहा है, मतलब पैरासिम्पैथोलिटिक। तो आप इसे पैरासिम्पैथोलिटिक भी बोल सकते हो, पैरासिम्पैथोलाइटिक, उसके एक्शन को तोड़ रहा है, लाइसिस कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आइज में इसका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, प्यूपिल की डायलेशन करेगा, ठीक है। आइस के ऊपर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट को ग्लूकोमा वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। अभी मैं जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस एक्शन को जहां पे प्यूपिल की डायलेशन होती है उसे हम बोल देते हैं माइड्रेसिस, ओके। इसमें क्या होता है बताया था कि ये आपकी, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपका सेंटर में क्या है, प्यूपिल है, ओके। और प्यूपिल में क्या है, सर्कुलर मसल्स है जिसे हम मसल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल स्फिंक्टर बोल लो, ओके। और बाहर क्या है हमारा, प्रेजेंट, ये आपके रेडियल मसल्स प्रेजेंट है, आइरिस, जो कि हम व्हाइट पोर्शन बोल देते हैं आंखों का, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में क्या होगा कि ये जो आइरिस है, ये जो रेडियल मसल्स हैं, ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे। तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए तो यहाँ पे दूसरा बना देती हूँ, ठीक है। तो अब ये वाली चीज आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट हो गई तो मान लो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। और ये आपका बीच का जो पोर्शन था ये आपका क्या हो गया, डायलेट हो गया, प्यूपिल डायलेशन, ठीक है। तो एट्रोपिन जो आपका है प्यूपिल को डायलेट करता है, तो एज अ माइड्रेटिक की कंडीशन में भी ये यूज होता है, आंखों के लिए आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है इसे, ठीक है। उसके बाद आइस के बाद अगर हम देखें
सीएनएस सिस्टम में क्या है, एट्रोपिन के जरिए हम एंटीकोलिनर्जिक एक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आइज में अगर एंटीकोलिनर्जिक की सारी ड्रग्स को देख लें तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन अगर चेक करें हम, एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, ठीक है, ये सारी ड्रग्स हैं जो आइज में यूज होती है एज अ माइड्रेटिक, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम होता जाएगा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीजेस। सबसे ज्यादा एट्रोपिन का माइड्रेटिक एक्शन होगा, उसके बाद होमेट्रोपिन, देन साइक्लोपेंटोलेट, देन ट्रोपिकामाइड। तो इस तरीके से आइज की प्रॉब्लम में हम इन्हें यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सीएनएस की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कोलिनर्जिक में रिसेप्टर्स देखे थे, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। और सीएनएस लोकेशन अगर हम बात करें तो M4 और आपका M5, ये दोनों सीएनएस पे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपको रिसेप्टर्स के बारे में पता होगा तो आपको इजीली पता होगा कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहाँ कहाँ पे बॉडी में किस किस को ब्लॉक कर रहे हैं और उस अकॉर्डिंग एक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता था कि ऊपर वाले स्टिमुलेटरी एक्शन शो करते हैं जितने भी रिसेप्टर, नीचे वाले इनहिबिटरी एक्शन, ठीक है। अगर आई की कंडीशन को यहाँ पे रिलेट कर लो तो हमें पता था आईज की जो मसल्स हैं यहाँ पे लोकेशन M3 रिसेप्टर होता है, तो इसका स्टिमुलेटरी एक्शन था, ठीक है। कोलिनर्जिक में अगर हम बात करें तो मियोसिस कर रहे थे, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे, क्योंकि आईज पे ये वाला M3 रिसेप्टर, यहाँ पे आईज ले लो, जितने भी स्मूथ मसल्स आपकी बॉडी के हैं, ठीक है, आईज ले लो, चाहे लंग्स ले लो, ब्रोंकियल जिसे आप बोलते हो, या यूरिनरी ब्लैडर ले लो, ठीक है। तो कोलिनर्जिक के हिसाब से एक्शन क्या था, स्टिमुलेटरी एक्शन, मतलब ये स्टिमुलेट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। पर अगर हमने एट्रोपिन दे दिया तो ये तो इस चीज को ये क्या करेगा, इस चीज को बंद कर देगा यहाँ पे आइज पे, तो वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, यहाँ पे डायलेशन कर दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सीएनएस की बात करें तो इनहिबिटरी एक्शन भी है सीएनएस पे, क्योंकि हमारा जो M4 है, ये क्या है, इनहिबिटरी एक्शन है M4 का हमारा, M4 और M5 दोनों ही स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी एक्शन है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में कई बार आप देखोगे, आगे मैं समझाऊंगी भी, कि टैकीकार्डिया एक्शन भी शो कर रहा है, ब्रेडिकार्डिया भी शो कर रहा है, मतलब दोनों ही एक्शन पैरेलली शो कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, हो जाती है कि ये ब्लॉक कर रहा है तो ये इनहिबिशन कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है तो फिर स्टिमुलेटरी भी कर रहा है, आखिर क्या है, ठीक है। इसी वजह से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमारी जो ड्रग है एट्रोपिन, ये इजीली क्रॉस कर जाती है, ठीक है। अब सीएनएस में स्टिमुलेटरी एक्शन भी है और इनहिबिटरी एक्शन भी है। तो एट्रोपिन आपकी पर्टिकुलर क्या करती है, ये आपके बॉडी में हमारा एसिटाइल कोलिन की वजह से, या नॉर्मली भी जैसे हम जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, हाँ, हमें वॉमिटिंग फील होती है जिसे हम मोशन सिकनेस बोलते हैं, ठीक है, मोशन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइम क्या होता है, हमारे ये ऑडिटरी की बात करें तो वेस्टिब्यूलर नर्व है, ठीक है, वेस्टिब्यूलर नर्व है, ये क्या करती है, हमारे जो भी हम बाहर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, ईयर के थ्रू, ये सारे जो रिस्पॉन्स है ब्रेन तक ले जाती है, देन ब्रेन के बाद हमारा ये एक्शन होता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करके रखता है हमारा वेस्टिब्यूलर नर्व इन द ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओके। तो एट्रोपिन क्या करेगा, वेस्टिब्यूलर नर्व की जो एक्साइटेशन है, जिसे हम
बोल देते हैं कि वेस्टिब्यूलर एक्साइटेशन, वेस्टिब्यूलर एक्साइटेशन। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम वो हिल जाता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि ये वेस्टिबुलर नर्व ब्रेन तक मैसेज कन्वे करता है कि इक्विलिब्रियम भाई हिल गया है, तो इसके बाद बॉडी का सिस्टम चेंज होने लगता है। तो एट्रोपिन आपका क्या करेगा, यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व की एक्साइटेशन को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये एंटी मोशन सिकनेस के लिए काम आती है, ठीक है। साथ साथ में आप यूजेस देखते जाना। तो हमारी ये जो ड्रग है एंटी मोशन, या हम सीधे यस आप बोल सकते हैं एंटी मोशन सिकनेस, ठीक है। तो इसलिए मोशन सिकनेस में हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स काफ़ी यूज़ की जाती हैं। और एक भी है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमारी बॉडी के सारे सिक्रीशंस को बंद कर देती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वही वेस्टिबुलर एक्साइटेशन पे ब्लॉक किया इसने और कोई सिक्रीशन भी नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये नोजिया वॉमिटिंग से हमें बचा के रखता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें थर्ड नंबर पे हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आप खुद बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, मोस्ट ऑफ अंदर क्या है, स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट है ना, क्योंकि स्मूथ मसल ही तो जब हम खाना खाते हैं तो उन सारी चीज़ों को क्या क्या करता है, उस ऑर्गन को क्लोज करके रखता है। स्फिंक्टर जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करके रह सकते हैं, इसलिए हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका जो मटेरियल है अपनी जगह पे इसीलिए रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल्स। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लीकेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या स्मूथ मसल्स है, और हमें पता है कि स्मूथ मसल कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, सच स्मूथ मसल में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है। तो उसके बाद सारी जो सिक्रीशंस हैं वो आपकी एक तो सारी सिक्रीशंस रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बात जो आती है, सिक्रीशन तो डिक्रीज हो ही जाएंगी, देन ऑफ कोर्स और एक चीज आती है कि सिक्रीशन को अगर ये डिक्रीज कर रही हैं तो आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पैक्टिक अल्सर के केसेस में भी हेल्पफुल हैं, ओके। जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थे कि हम कोलिनर्जिक ड्रग से इन केस ऑफ पेशेंट को पैक्टिक अल्सर की इश्यूज है नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रीट कर देते हैं, पर वहीं पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के सिक्रीशंस को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हेल्पफुल होती है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमें पता है कि क्या हो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद सिक्रीशन डिक्रीज हो गई, आपकी जितनी भी स्मूथ मसल क्या होंगे, अब कॉन्स्ट्रिक्टर नहीं होंगे, तो वो डायलेट हो जाएंगे, मतलब नो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो हमारे डाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तभी तो खाना डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली, फटाफट फास्ट तरीके से डाइजेशन होगा, तो हमारे डाइजेशन को भी ये डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है डिक्रीज द डाइजेशन, क्योंकि स्मूथ मसल्स पे हमारे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो M3 रिसेप्टर नॉर्मली स्टिमुलेटरी एक्शन था, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, पर मैंने क्या किया है कि M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जल्दी, तो इस वजह से ये क्या कर देगा, डिक्रीज द डाइजेशन, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, ब्लैडर, ठीक है, टर्न बाय टर्न हम सारे सिस्टम को देख रहे हैं बॉडी की, ठीक है। अब अगेन बात आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है वहां पे भी, ठीक है, और वैसे भी यूरिनरी ब्लैडर पे भी क्या है, M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। कोलिनर्जिक में हमने क्या देखा था
कि वहाँ पे क्या हो जाता है, जो स्मूथ मसल्स है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा इशू भी हो रहा था यूरिन रिटेंशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे हम, तो ठीक है। तो जो यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि स्मूथ मसल्स जो स्फिंक्टर्स हैं उन पे कंट्रोल नहीं रहता, तो लीकेज होती रहती है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, जो ये जो प्रॉब्लम है यूरिनरी की, तो इसे भी ये डिक्रीज कर देती है काफ़ी हद तक, यूरिनरी ब्लैडर में जो M3 रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करके, इनहिबिट करके, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम देखेंगे, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रोमिनेंट जो एक्शन देखा गया है, मेजॉरिटी ऑफ जो एक्शन क्या है इसका, टैकीकार्डिया, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट, उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टैकीकार्डिया। हमें पता है कि हार्ट में आपका M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली। तो कोलिनर्जिक में क्या था, M2 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन एक्ट हो रहा था और हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा था, यही था हमारा। यहाँ पे क्या होगा, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। मतलब दो चीजें ऐसे बताते थे, नॉर्मली M2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन हार्ट एंड एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा है, डिक्रीज द हार्ट रेट, दैट कंडीशन वी कॉल ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब मैंने एट्रोपिन दे दिया, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे दी, तो उसके बाद क्या होगा, इनहिबिटरी एक्शन शो होगा, तो एसिटाइलकोलिन नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन जो हमारी जनरेट हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट रेट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब कई बार हमें देखने को मिलता है कि टैकीकार्डिया एक्शन तो ये शो कर रहा है, समटाइम ब्रेडिकार्डिया एक्शन भी ये शो करता है। वो किस तरीके से करता है वो देखते हैं। ब्रेडिकार्डिया एक्शन क्या होता है कि हमारा जो, हमें पता है M1 और M1 जो हमारा है गैंग्लियंस में प्रेजेंट होता है ना, गैंग्लियंस में प्रेजेंट होता है M1 रिसेप्टर हमारा। M1 जो रिसेप्टर है ये ऑटो रिसेप्टर है, ये काम करता है आपके फीडबैक मैकेनिज्म पे, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन का लेवल, मान लो गैंग्लियंस में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक वो एसिटाइलकोलिन M1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, एक्शन को रोक देगा, अपनी सिक्रीशन को खुद ही रोक देगा थ्रू M1 रिसेप्टर। तो ये ऑटो कंट्रोल हो गया, खुद को खुद ही कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से M1 रिसेप्टर। तो इसी वजह से जब क्या होता है कि हमने देखा कि एसिटाइलकोलिन का लेवल काफी कम हो गया है, ठीक है, काफी कम हो गया है, इन केस ऑफ हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दी, कम हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा बहुत हमें ब्रेडिकार्डिया एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एसिटाइलकोलिन, उसकी वजह से M1 रिसेप्टर क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन जो लगा होगा वो हट जाएगा, हट जाएगा और ज्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा, क्योंकि कम एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज बढ़ जाएगा, और एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ गया मतलब ब्रेडिकार्डिया एक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि टैकीकार्डिया एक्शन की अगर हम बात करें तो M2 रिसेप्टर पे हमारी ड्रग एक्ट करेगी, इसे ब्लॉक कर देगी। नॉर्मली M2 रिसेप्टर डिक्रीज कर रहा था हार्ट रेट को, पर जब ये ड्रग आके लगी हमारी एंटीकोलिनर्जिक, उसके बाद ये क्या करेगा, इस एक्शन को ब्लॉक कर देगा और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। पर सेकंड केस इज दैट कि कई बारी हमें ब्रेडिकार्डिया का भी मतलब 20-25% ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है कि जैसे ही ड्रग ने आगे देखा कि एसिटाइलकोलिन का लेवल बाइंड हो गया, क्योंकि ड्रग ने इधर इनहिबिट कर दिया, तो एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो गया,
ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो गैंग्लियंस में M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है, M1 रिसेप्टर इन गैंग्लियन, जैसे इसने देखा कि भाई एसिटाइल कोलिन तो बहुत ज्यादा कम है, तो एसिटाइल कोलिन की रिलीज को बढ़ा देता है, ये एसिटाइल कोलिन की रिलीज को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हार्ट रेट या इंक्रीज बीपी या आपको लिटिल बिट ऑफ ब्रैडीकार्डिया कंडीशन देखने को मिल जाती है। ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का, ठीक है। ये था कार्डियोवास्कुलर में इसका एक्शन। अब अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है, जब डिक्रीज सिक्रीशंस इन सलाइवा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग चाहे सलाइवा हो, चाहे लैक्रिमल ग्लैंड्स हो आपके, चाहे आपके स्टमक में, सारे जो सिक्रीशंस है उन्हें कम कर देता है। तो अगर सलाइवा की सिक्रीशन कम होगी, इसे हम बोल देते हैं जीरोस्टोमा, ठीक है, ड्राई माउथ। ओके, अगर डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड्स, तो इसे हम बोल देते हैं एनहाइड्रोस, ठीक है। और सॉरी, ऑफ्थैल्मिक कंडीशन में ये नहीं था, जीरोथैल्मिया, ठीक है, ये बोलते हैं हम, अगर ओक्यूलर सिस्टम या ऑफ्थैल्मिक में सिक्रीशंस कम हो जाए, ठीक है। ये अलग अलग जस्ट टर्म है। अगर डिक्रीज इन द स्वेट ग्लैंड, तो इसे हम बोल देते हैं कंडीशन को एनहाइड्रोस, ठीक है। अब और एक चीज है, जब आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेते हो, आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो रेज होना स्टार्ट हो जाता है, फ्लशिंग, रेडनेस, हॉटनेस फील होने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी सी फील होती है, जैसे फेस का रेड हो जाना, फ्लशिंग हो जाना, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो पहली बात ये कि स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो गई है। हमें पता है नॉर्मली हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकल रहा है वो इवेपोरेट हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर को कूल रखता है, यही होता है। पर अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ठीक है। दूसरी ये भी बात है कि ये जो आपकी ड्रग है हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर कंट्रोल जो सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, ठीक है, उसे भी ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये भी रीजन है कि जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम लेते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है और फ्लशिंग जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी ड्रग्स ही हमने एक तरीके से एट्रोपिन के जरिए हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की पूरी फार्माकोलॉजी को देख लिया है। ओके, अब स्कोपोलामिन की भी वही चीज है, ये आई ड्रॉप्स में यूज होता है, ठीक है। और ये अगर आप स्कोपोलामिन प्लस मॉर्फिन जो है, ठीक है, एज एक तो मार्कर हूं एनेस्थीसिया में भी एज ए एनेस्थेटिक्स भी ये यूज हो जाते हैं। इन दोनों का कॉम्बो काफी यूज किया जाता है, ठीक है, एज अ एनेस्थीसिया, ये बात आपको याद रखनी है। नो डाउट आईज में तो ये यूज होता ही है। ओके, उसके बाद नेचुरल एल्कोलाइड्स हमने कर लिए हैं, देख लिए हैं। सॉरी, सेमी सिंथेटिक, उससे पहले सिंथेटिक ड्रग्स देख लेते हैं, सेमी देख लेते हैं। सेमी सिंथेटिक, इसमें जो हमारी ड्रग आती है वो आती है एट्रोपिन
मिथाइल नाइट्रेट, दूसरा होमैट्रोपिन, थर्ड आपका आ जाता है हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फोर्थ वन है आपका आयोट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपकी सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल जो ड्रग थी उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की, तो इसे हम बोल देते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एट्रोपिन का हमें पता है, होम एट्रोपिन, ये सारे आइस की कंडीशन में यूज होते हैं। यहाँ पे जो बताने वाली चीज है, ठीक है, क्योंकि हम एट्रोपिन और होम एट्रोपिन का हमने देख लिया है, तो अगर आयोट्रोपियम और टायोट्रोपियम की हम बात करें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे दोबारा से रिकॉल करो आप, ये चीज थी। ठीक है, M1 M2 M3। ठीक है, M3 में क्या था, M3 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके आइज में, ले लो चाहे यूरिनरी ब्लैडर में चाहे ब्रोंकियोल्स में, एग्जैक्टली ब्रोंकियोल्स। और हमें पता है ये जो स्टिमुलेटरी एक्शन है, एग्जैक्टली अब नॉर्मली एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा था, ब्रोंकियोल्स पे एक्ट करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट को हम नहीं देते थे वो ड्रग्स। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की अगर बात आगे, तो आयोट्रोपियम और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करते हैं, इस रिसेप्टर को इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, तो अब क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंक्यूल्स की डायलेशन हो जाती है। तो इसलिए हम सीओपीडी में ये दोनों ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, सीओपीडी आपका क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, तो एस्थमा की कंडीशन में हम ब्रोंकोडायलेटर आयोट्रोपियम और टायोट्रोपियम को यूज करते हैं। अगर दोनों में से बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है ये वाला यूज किया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ ब्रोंकोडायलेशन मोस्टली इस ड्रग को यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना ब्रोंकोडायलेशन एक्शन ये ड्रग्स शो करती हैं। अब अगर हम आगे देखें, सेमी सिंथेटिक, सॉरी इसे मैं रब नहीं करी, बार बार बनाना पड़ ही रहा है हमें, तो सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स में सबसे पहले काफी सारी ड्रग्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज, इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। ठीक है, माइड्रियाटिक, ठीक है, माइड्रियाटिक में हमारे पास हमने अभी देखा था साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। आई डोंट थिंक सो कि रिपीट करने की जरूरत है, ये ड्रग क्या है जो प्यूपिल की डायलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से माइड्रियासिस में ये ड्रग्स यूज हो रही है एज अ माइड्रियाटिक। दूसरा अगर हम देखें वेसिको सिलेक्टिव, ठीक है, इसमें हमारी ड्रग जो वेसिको सिलेक्टिव क्या, स्मूथ मसल्स में आपकी ड्रग से एक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाता है ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, टोलब्यूटामाइड, डेरिफेनासिन। तो ये आपकी वेसिको सिलेक्टिव ड्रग है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में एक्ट करती हैं और यूरिनरी इनकंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखती है, मतलब उस प्रॉब्लम को क्योर करती हैं, ठीक करती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये सारी ड्रग्स कहाँ पे M3 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करने वाली हैं। जो अगर कार्डियक वाली ड्रग्स आ गई तो वो आपके M2 को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, आइज वाली, लंग्स वाली, यूरिनरी वाली सारी M3 को करेंगी। गैंग्लियोनिक ड्रग जब हम पढ़ेंगे तो वो सारी M1 रिसेप्टर पे स्टिमुलेशन एक्शन होगा तो भी M1 पे, इनिबिटरी देन उस पर भी सच M1 पे ही होगा। अगर M4 और M5 की बात करें
तो हमें पता है कि M5 हमारा स्टिमुलेटरी एक्शन शो करेगा, M4 इनहिबिटरी एक्शन ऑन द CNS। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है, उसे क्लियर करने के बाद चैप्टर इजी ही लगता है। मेडिएटिव हो गया, वेसिको सिलेक्टिव हो गया। पार्किंसन ड्रग की बात करें, एंटी पार्किंसन। ठीक है, एंटी पार्किंसन में आपके पास ट्राईहेक्सी फेनिडिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, आई थिंक सो यही है ड्रग, यस यही है। और तीसरी हमारे पास है प्रोसाइक्लिन। ठीक है, ये है ड्रग। एंटी पार्किंसन क्या है, पार्किंसन क्यों होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। पार्किंसन में आपका एसिटाइल कोलिन का लेवल हाई हो जाता है और डोपामीन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करेंगी, ये ड्रग्स एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर देंगी, एसिटाइल कोलिन की लेवल को कम कर देंगी। तो हम इस ड्रग को, ठीक है, हम लीवोडोपा के साथ हमारी ये एंटी पार्किंसन ड्रग जो है एंटीकोलिनर्जिक लिख देती हूँ, इन्हें यूज करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पार्किंसन डिजीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, उसे कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ये हो गया आपका अब अगर हम आगे देखें, ड्रग की कैटेगरी आ जाती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ में अगर हम देखें एंटी स्पाज्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटरी। ठीक है, इसमें दो क्लास में ड्रग आपकी डिवाइड हो रही है, क्वाइटनरी कंपाउंड्स एंड टर्शरी कंपाउंड्स। ठीक है, जब भी हमारा पेट दर्द होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्रीशंस की वजह से भी वो होता है। ठीक है, और दूसरा स्मूथ मसल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, तब भी होता है। तो उस केसेस में एंटी स्पास्मोटिक मतलब स्पाज्म को जो एंटी करेंगे, कम कर देंगे, एंटी सिक्रेटरी सिक्रेशन को कम कर देंगे। ये तो साफ साफ आपको पता ही लग रहा है कि ये वाली ड्रग्स आपकी कैसे यूज होंगी। ठीक है, आपका आ जाता है ग्लाइकोपाइरोलेट, ऑक्सीफिनोनियम, यहाँ पे जो ड्रग है, एक सेकेंड, प्रोपेंथलीन। ठीक है, प्रोपेंथलीन। और यहाँ पे एक ड्रग है, काफी सारी ड्रग्स है, मैं कम ही लिख रही हूँ। ठीक है, यूज तो अब आपको पता है। क्लीडिनियम ड्रग तो आपने नॉर्मली देखा ही होगा, जब भी आपका पेट दर्द या बार बार मतलब बाउल को क्लियर करने में इशू आता है तो क्लीडिनियम ड्रग काफी यूज की जाती है उसमें। ठीक है, और टर्शरी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आपने बहुत कॉमनली ये ड्रग देखा होगा, डाइसाइक्लोमीन। ठीक है, ये टर्शरी कंपाउंड में आती है ये वाली ड्रग। और दूसरी वैलिडामेट, ये भी यहीं पे इस कैटेगरी में आती है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी ड्रग्स है इसमें। ठीक है, टर्शरी और क्वाटनरी कंपाउंड्स जो ड्रग है आपके पेट दर्द और सिक्रीशंस को, पेट के सिक्रीशन को कम करने में हेल्पफुल रहेंगी। उसके बाद हम एंटीस्पाज्मोटिक एंड एंटी सिक्रेटरी के बाद अगर हम देखें तो एंटीकोलिनर्जिक में और एक ड्रग आती है, तो वो कौन सी ड्रग है, कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर। ठीक है, हमें पता है कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या है, जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को एंटागनाइज कर रही हैं। ठीक है, तो वो सारी हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है, एंजाइम क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा था, कोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, अगर हम उस कोलिनेस्ट्रेज को रीजनरेट कर दें, जो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ड्रग्स की वजह से इनहिबिट हो गया था, अगर हम उसे रीजनरेट कर दे, दोबारा से एक्टिव कर दे, तो वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के लेवल को फिर से कम कर देगा उसे तोड़ के। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है,
ये भी क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन को कम कर रहा है, तो ये ड्रग हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की अंडर आती है। तो कोलिनेस्टरेज रीजनरेटर में हमारी जो ड्रग आती है वो ऑक्साइम्स ड्रग है जिसका नाम है प्रेलिडोग्जाइन। ठीक है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये प्रेलिडोक्सिम हम यूज कर रहे थे। ये क्या करेगा, कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम है उसको रीजनरेट कर देगा, दोबारा से एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ये सारी कवर हो रही हैं। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे हम वो देखेंगे गैंग्लियोनिक ड्रग्स के बारे में कि गैंग्लियोनिक ड्रग्स किस तरीके से अपना काम करती हैं। तो चलो देखते हैं। देखेंगे गैंग्लियोनिक ड्रग्स को। ठीक है, गैंग्लियोनिक ड्रग्स, हमें पता है कि गैंग्लियंस क्या है। ठीक है, एक बार डायग्राम बना देती हूँ मैं आपको जस्ट रफली। ठीक है, ये काफी छोटा बन गया। ठीक है, हमें पता था कि एम रिसेप्टर्स इधर होते हैं और इधर हमारे निकोटीन। ओके, तो हमने देखा था कि इस तरीके से नर्व आ रही है और यहाँ पे आपका कोई ऑर्गन है, एनी ऑर्गन। ठीक है, ये आप ले लो पैरासिम्पैथेटिक, दूसरी तरफ सिंपैथेटिक की अगर बात करें, ठीक है, ये भी आपका नर्व हो गया। ठीक है, सिंपैथेटिक में आपके नोरएड्रेनलिन और यहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन, हमने ये देखा था। ठीक है, कुछ यही देखा था। तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक रीजन। गैंग्लियोनिक रीजन, तो आपकी जितनी भी गैंग्लियोनिक ड्रग है, चाहे वो स्टिमुलेंट है और चाहे वो इनहिबिटर है, वो आपकी ड्रग स्टिमुलेट करेंगी, तो इस रीजन को स्टिमुलेट करके एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाएंगी, इस जगह को बंद करके एसिटाइल कोलिन की रिलीज को बंद करेंगी। तो सेम फॉर द सिंपैथेटिक। ठीक है, तो हम देखते हैं ये गैंग्लियोनिक रीजन है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले गैंग्लियोनिक, दोनों की क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ये आपको पता लग गया। ठीक है, गैंग्लियोनिक रीजन कौन सा है। तो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट, ये आपकी कोलिनर्जिक ड्रग आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोलिनर्जिक एक्शन शो कर रही है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रही है, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएंगी, और इधर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, ये इनहिबिशन बोल सकते हो आप। ठीक है, अगर इसकी बात करें गैंग्लियोनिक सिलेक्टिव निकोटिनिक, तो सबसे पहले तो आपका निकोटीन ही आ जाएगा, क्योंकि जो हमने गैंग्लियोनिक रीजन देखा था, ठीक है, उसमें निकोटिनिक आयन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, निकोटीन इन स्मॉल डोज। सेकंड आपकी ड्रग आ गई लोबेलिन, उसके बाद उसके बाद डीएमपीपी, ये क्या है, डाई मिथाइल फिनाइल पाइप्राजोनियम। ठीक है, और उसके बाद है ट्राई मिथाइल अमोनियम। ठीक है, टीएमए बोल देते हैं। ये सिलेक्टिव निकोटिनिक।
अब मस्कुरेनिक की बात करें तो वो नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, नॉन सिलेक्टिव मस्कुरेनिक ड्रग्स। सबसे पहले है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। सेकंड आपका आ जाता है पिलोकार्पिन, और आपकी कार्बाकोल भी आ जाती है, और आपकी जितनी भी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम कोई जो इनिबिट करती है, एसिटाइल एंटी लिख देती हूँ, एंटी एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, कोलिनेस्टरेज, क्योंकि आपको पता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी तो ऑटोमेटिक एसिटाइल कोलिन का लेवल भी अप हो जाएगा और अपना अच्छे से एक्शन शो करेगा, ठीक है। और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आ जाता है निकोटीन ही है इन लार्ज डोजेस। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में अगर आप देखोगे तो डोज डिपेंडेंट है काफी। अगर एट्रोपिन को ही हम देख लें, यहाँ पे बता देती हूँ एट्रोपिन को ही, तो स्मॉल डोज में ये M1 को इनहिबिट करता है। मॉडरेट डोज दे दी अगर हमने, मॉडरेट डोज, तो ये M2 को इनहिबिट करता है। अगर मैंने हाई डोज दे दी, टॉक्सिक डोज, हाई डोज जो कि आपका टॉक्सिक डोज होगा, तो ये M3 में हमें पता स्मूथ मसल है, मतलब एंडोथीलियल क्या है, स्मूथ मसल से ही है, तो एंडोथीलियल फैक्टर जो है उसे इनहिबिट कर देगा और क्या कर देगा, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शंस वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, सॉरी डायलेशंस हो जाएंगी, ठीक है, वेजो डायलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एट्रोपिन क्या है, अलग अलग डोज पे अपना एक्शन शो कर रहा है। तो ऐसे ही डोज डिपेंडेंट है हमारी ड्रग, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी हेडिंग हम देखें तो परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग निकोटीन होगी आपकी, और सेकंड नंबर में एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है, ये भी लार्ज डोज में, ठीक है, जो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को एंजाइम है, ठीक है, लार्ज डोज में, ये याद रखना आप, ठीक है। और दूसरी अगर हम कंपाउंड देखें तो वो आ जाते हैं, देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स हैं आपके, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। इसमें क्वेटनरियामाइन आ गया, ठीक है। क्वेटनरियामाइन की अगर हम बात करें तो कौन सी ड्रग्स है हमारी, हेक्सामिथोनियम एंड पेंटोलेट, हेक्सामिथोनियम एंड सेकंड आपकी ड्रग है पेंटोलेट। अमाइंस आ गए, ठीक है, इसमें आपकी ड्रग आ जाती है अमाइंस में पैम्पिडिन एंड सेकंड है मीकेमालामीन, ठीक है। और उसके बाद मोनोसल्फोनियम कंपाउंड, ठीक है, इसमें हमारी एक ड्रग आ जाती है, वो है ट्राइफेन स्पेलिंग देखते हैं, ट्राइमेथ फेन कैम्फर सल्फोनिक, ये दवाई का नाम कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है। ट्राइमेथफेन कैम्फर सल्फोनेट ड्रग्स हैं, ठीक है। अब इनके मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये एंटीकोलिनेस्टरेज हैं, ठीक है। अगर इनके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निकोटीन इन स्मॉल डोज क्या करेगा, ये तो हमें डायरेक्टली ही पता है कि ये स्टिमुलेटरी एक्शन शो कर रहा है, गैंग्लियंस को स्टिमुलेट करेगा और एसिटाइल कोलिन के रिलीज को बढ़ा देगा। एग्जैक्टली ऐसे ये दोनों ड्रग्स आपकी काम करेंगी। और यहाँ पे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में अगर हम बात करें, परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग का क्या मतलब है,
डीपोलराइजिंग हमें पता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन में ये नॉर्मल कंडीशन होगी आपकी एग्जैक्टली, और अंदर नेगेटिव चार्जेस, यही होता है। डीपोलराइजेशन के केस में सोडियम चैनल ओपन हो जाता है और अंदर पॉजिटिव आयंस जाने स्टार्ट हो जाते हैं, सोडियम आयन, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव आयंस का लेवल बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर हम फेसेस देखें एक्शन पोटेंशियल में, तो कैल्शियम रिलीज होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शंस होती है। अब ये तो है कि आपका पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, फिर बैक टू, ये जो साइकिल है चलता रहता है। पर क्या होगा अगर डीपोलराइजेशन का फेज खत्म होने में ही नहीं आ रहा, नॉन स्टॉप अगर परसिस्टेंटली डीपोलराइज ही होता रहेगा, इतना ज़्यादा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, तो एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी जब आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, वो सुन्न ही पड़ जाएंगे, उन पे कोई असर ही नहीं होगा। बाहर से जितनी मर्जी आप स्टिमुलेटरी एक्शन उस पर दे दो, ठीक है, तो वहां पे आपका कोई भी एक्शन शो नहीं होगा। तो इसे हम बोल देते हैं परसिस्टेंट डीपोलराइजिंग। गैंग्लियंस ब्लॉक हो गए, ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ, मसल रिलैक्स हो गया, हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फील ही नहीं हो रहा कंटिन्यूसली डीपोलराइजेशन होने की वजह से। तो लार्ज डोजेज में आपकी निकोटिनिक और एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग कुछ इस तरीके से काम करती है। ओके, कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर क्या करती है, ये आपकी एसिटाइल कोलिन के साथ कॉम्पिटिटिवली ही जाती हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिवली का मतलब क्या, कंपटीशन एक तरीके से, और वहां पे जाकर मतलब ये नॉन सिलेक्टिव की तरह भी आ जाती हैं कि जाकर बाइंड होकर दूसरे ड्रग ने जो इफेक्ट शो करना था उसे ब्लॉक कर देंगी, ठीक है। तो हम इसे बोल देते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर। मोस्टली वैसे देखा जाए तो हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो ड्रग्स है हम उसे यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। और हमें पता है अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्शन आपका कंप्लीटली ही ब्लॉक हो जाए, तो काफ़ी सारी इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपके बॉडी के सारे सिक्रीशंस रुक सकते हैं, और आपकी यूरिन में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली। तो ये आपकी ड्रग्स थी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। होप सो आपको ये सारा जो कंसेप्ट है एंटीकोलिनर्जिक के रिगार्डिंग ये समझ आया होगा। ओके, अगर आपको स्टिल कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी, ठीक है। और ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लेना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, तो आपको ईजी होगा। ओके, थैंक यू।